नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे निर्दयी हो सकता है और कोई अपने परिवार के साथ भला इतना गलत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, अलवर जिले के शिवाजी पार्क के पास बनवारी लाल शर्मा अपनी पत्नी संध्या शर्मा और उनके 3 बच्चे हैप्पी शर्मा, अमन शर्मा और अज्जू शर्मा एक ही घर में रहते थे, जिसमें अमन की उम्र 17 साल, हैप्पी 15 साल और अज्जू 14 साल का था। उसी घर में बनवारी लाल का छोटा भाई मुकेश और मुकेश की पत्नी कविता और उसके 2 बच्चे विनय और निक्की रहते थे। जहां निक्की की उम्र 12 वर्ष थी और विनय की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही बनवारी लाल शर्मा का छोटा भाई मुकेश काम की तलाश में घर से बाहर चला गया था। फिर 3 अक्टूबर 2017 की रात जहां संध्या शर्मा और कविता शर्मा छत पर सोई हुई थी और नीचे घर में बनवारी लाल शर्मा, उसके 3 बच्चे हैप्पी, अमन, अज्जू और छोटे भाई मुकेश के दोनों बच्चे विनय और निक्की कमरे में सोई हुई। सुबह संध्या छत से नीचे आकर पानी की मोटर ऑन करने के लिए आती है। जहां जैसे ही वह कमरे के अंदर आती है तो कमरे की हालत देखकर संध्या शर्मा की तो चीखें निकल जाती है और संध्या की आवाज सुनकर कविता भी छत से भागकर नीचे आती है। आसपास के पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। वहीं जब पड़ोसी घर की हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घर के अंदर इन सभी की लाशें खून से लथपथ पड़ी होती हैं। जहां फर्श और बिस्तर पर सभी जगह खून ही खून पड़ा होता है। आनंद फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी जैसे घर के अंदर आती है तो एक ही घर में इतने सारे लोगों की लाश देखकर पुलिस भी सदमे में आ जाती है। और वहीं जब पुलिस चेक करती है तो बनवारी लाल शर्मा और उसके बेटे अमन शर्मा की सांसें चल रही होती है। पुलिस जल्दी से इनको अस्पताल ले जाती है, लेकिन अफसोस, अस्पताल में डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस आसपास के लोगों से और घर की दोनों महिलाओं से पूछताछ करती है कि घर में इतना सब कुछ हो गया और कैसे किसी को कुछ भी पता नहीं चला। संध्या इन सब की हालत देखकर बार बार बेहोश हो जा रही थी, जहां वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती है। वहीं कविता की हालत भी ठीक नहीं थी। अब पुलिस वाले संध्या को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और घर की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, जहां जगह जगह ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं। और फिर अब घर के डोर की जांच की जाती है, जहां पता चलता है कि घर के अंदर घुसने के 2 दरवाजे थे, जहां पहला मेन गेट और दूसरा गेट जो एक कमरे में जाकर खुलता था। जब गेट की जांच होती है तो कविता बताती है कि जिस तरह से रात को गेट बंद हुआ था, सुबह उस तरीके से गेट नहीं मिला। जरूर कोई गेट से ही अंदर आया होगा, लेकिन गेट में किसी भी तरीके की फोर्सफुल एंट्री समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस आगे आसपास के लोगों से जांच पड़ताल शुरू करती है। कैसे इतना सब कुछ हो गया और ना ही घर वालों को और ना ही पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं चला। जहां पड़ोसियों से पता चलता है कि अभी 2-3 दिन पहले ही बनवारी लाल शर्मा का छोटा भाई मुकेश बाहर कमाने गया है। पुलिस मुकेश को फोन करती है, लेकिन मुकेश का फोन नहीं लगता है। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरे जो कि दुकानों और किसी किसी के घर के बाहर लगे हुए थे, उसी से आगे की जांच पड़ताल शुरू करती है। जब पुलिस वाले घर के और परिवार वालों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि 1999 में बनवारी लाल शर्मा और संध्या शर्मा की शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे हैप्पी, अमन और अज्जू थे और उसके 2-3 साल बाद बनवारी लाल शर्मा के छोटे भाई मुकेश की शादी संध्या की छोटी बहन कविता से हो जाती है। पहले ये लोग अलवर जिले के दारू गांव में अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे, लेकिन अपने चाचा से जमीनी विवाद होने के कारण 14 साल पहले ही यह सब शहर में रहने आ गए थे। वहीं आगे पता चलता है कि 3-4 साल पहले ही जमीनी बंटवारे को लेकर उनके चाचा से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था और बात मारपीट तक पहुंच गई थी। फिर उधर संध्या की जब पुलिस वालों से बातचीत होती है, तब संध्या भी यही बताती है कि यह जरूर उसके चाचा का ही काम होगा। जहां फिर अब सभी पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करते हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद शव घर वालों को सौंप दिया जाता है। जहां अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं आई थी, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इन सभी की निर्मम हत्या की गई थी। चाकू से इतनी ज्यादा वार किए गए थे कि हड्डियां तक टूट गई थी। जाने कितने शरीरों में कट लगे हुए थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात जो डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी हाथापाई नहीं की और न ही कोई विरोध किया। हो सकता है कि इन सभी को नशीली दवाइयां दी गई हों, जिससे कि यह सब गहरी नींद में सो गए हों और इन्हें कुछ होश ही ना रहा हो। जहां पुलिस वालों को भी यही लगता है कि इतनी हत्याओं के बाद कोई शोर खराबा कैसे नहीं हुआ, जरूर खाने में या किसी तरीके से नशीली दवाइयां दी गई थी। पुलिस भी घर की सारी सब्जी और रोटी का सैंपल लैब में भिजवा देती है। वहीं और जांच में पता चलता है कि घर से एक स्कूटी गायब है। दरअसल 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनवारी लाल शर्मा ने अपने बड़े बेटे अमन को एक स्कूटी दी थी, लेकिन अभी वह स्कूटी नहीं है।
अब पुलिस वाले सबसे पहले उस स्कूटी को ढूंढने में लग जाते हैं। अभी थोड़ा समय ही बीता था तो रेलवे स्टेशन के बाद मंडी नामक जगह पर एक गुमनाम स्कूटी पाई जाती है। जब पुलिस वाले उस स्कूटी को लेकर घर वालों को दिखाते हैं तब घर वाले कहते हैं कि यह स्कूटी अमन की ही है। जब पुलिस वाले रेलवे स्टेशन के पास सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो 3 अक्टूबर की रात करीब 1:48 पर 2 लोग स्कूटी लेकर आते हैं। पहले एक आदमी जाकर अपने हाथ पैर पानी की टंकी से धोता है और वही दूसरा आदमी इस स्कूटी को पीछे ले जाकर कहीं छुपा देता है और फिर वह दूसरा आदमी भी पानी की टंकी से अपने हाथ पैर धोता है, जो कि रात को बहुत अंधेरा था इसलिए सीसीटीवी पर इस सबके चेहरे नहीं दिखाई देते हैं। अब पुलिस स्कूटी की जांच करती है जिससे यह तो कंफर्म हो जाता है कि कातिल ही स्कूटी लेकर यहाँ आए थे। अब पुलिस वाले अस्पताल जाते हैं जहाँ संध्या एडमिट थी, जहाँ डॉक्टर एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि यह महिला संध्या जो बात बात पर बेहोश हो जाती है, वास्तव में उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वह जानबूझकर बेहोश हो रही है। तो अब सबसे पहले सस्पेक्ट संध्या ही बनती है। पुलिस वाले संध्या को सीधे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां सबसे पहले उसके मोबाइल का सीडीआर निकलवाते हैं, जहां पता चलता है कि संध्या कुछ दिनों पहले से ही एक नंबर से बहुत ज्यादा बातचीत करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उस नंबर से बातचीत बंद हो गई। फिर पुलिस वाले उस नंबर की जांच पड़ताल करते हैं, तब पता चलता है यह नंबर किसी हनुमान प्रसाद जाट उर्फ जैक का है। हनुमान प्रसाद उदयपुर का रहने वाला था। फिर पुलिस तुरंत ही उदयपुर जाकर हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार करती है और हनुमान प्रसाद को सीधे पुलिस स्टेशन में संध्या के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब जैक को अपने सामने देखकर संध्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब पुलिस वाले अपने तरीके से जब दोनों से पूछताछ करते हैं तब संध्या अपना खूनी सच बताती है। वह बताती है कि उसे महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का बहुत शौक है, जहां उसकी शादी बनवारी लाल शर्मा से कर दी जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वही संध्या शादी से पहले ताइक्वांडो मार्शल आर्ट अच्छे से खेलती थी। फिर उसकी शादी हो जाती है और शादी के तुरंत बाद ही उसके लगातार 3 बच्चे हो जाते हैं, जिससे वह घर मर ही बंद हो जाती है। धीरे धीरे बनवारी लाल शर्मा को मनाकर वह वापस से ताइक्वांडो मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाना शुरू कर देती है और उसके सिखाए बच्चे भी नेशनल लेवल तक खेलने लगे थे। वहीं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए वह जगह जगह टूर्नामेंट पर जाया करती थी। तब 2015 में एक टूर्नामेंट में ही वह हनुमान प्रसाद उर्फ जैक से मिली थी। क्योंकि संध्या की शादी कम उम्र हो गई थी तो संध्या को देखकर लगता ही नहीं था कि उसके 3 बच्चे थे, और वहीं जैक भी संध्या को पसंद कर रहा था और संध्या भी जैक को पसंद करने लगी थी। जैक संध्या से 10 साल छोटा था। जैक का एक दोस्त मट्टू सरकार था, उसी के घर पर टूर्नामेंट के बहाने ये दोनों मिला करते थे। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी और ये दोनों चुप चुप कर बहुत ज्यादा मिलने लगे। एक दिन संध्या का बड़ा बेटा अमन संध्या को जैक के साथ देख लेता है। फिर वह यह सब जाकर अपने पिता बनवारी लाल शर्मा को बताता है, जिस पर बनवारी लाल शर्मा संध्या को बहुत समझाते हैं, डांट भी लगाते हैं, और जिस पर संध्या कहती है कि अब वह आगे से ऐसा नहीं करेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन संध्या चुप चुप कर अभी भी जैक से बातें किया करती थी। एक दिन सब चीजों से थक हार कर संध्या जैक से कहती है कि वह अब इसके साथ नहीं रहना चाहती है, वह जैक के साथ ही आगे रहेगी और वह अपने पति और बच्चों को मार देगी। जिस पर पहले तो जैक उसे मना करता है, लेकिन संध्या के प्यार में अंधा होकर उसके परिवार को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग 3 महीने पहले से ही प्लान बना रहे थे। फिर 2 महीने पहले जैक 2 फर्जी सिम खरीदता है। अब एक अपने पास रखता है और दूसरा संध्या को दे देता है। फिर इसी फर्जी सिम से दोनों बातचीत करते हैं। वहीं जैक का एक दोस्त दीपक होता है और दीपक का ममेरा भाई कपिल होता है, और दीपक और कपिल दोनों ही मात्र 3000 रुपए में पूरे परिवार को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां जैक पहले एक ऑनलाइन चाकू खरीदता है और दूसरा चाकू वह मार्केट से जाकर खरीदता है। वहीं एक सर्जिकल ग्लव्स खरीदता है जिससे कि कोई भी फिंगरप्रिंट दीवारों पर ना पड़े, और मार्केट से नींद की गोलियां खरीदता है। इसके बाद यह लोग अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 3 अक्टूबर का दिन डिसाइड करते हैं। उस दिन संध्या रायते में नींद की गोलियां मिला देती है और सभी लोगों को खाना खिला देती है। जहां अमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वह खाना नहीं खाता है और संध्या भी रायता नहीं खाती है। ये सब लोग खाना खाते हैं और कुछ ही देर में बेहोशी की दवा के कारण सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं अमन नहीं सोता है क्योंकि वह खाना नहीं खाया रहता है। फिर इसके बाद संध्या और कविता छत पर चली जाती है। रात को जैक, दीपक और कपिल संध्या के घर के बाहर चक्कर लगाते हैं, जहां संध्या इशारों में बताती है कि सभी ने खाना खा लिया है, तो ये लोग वापस लौट जाते हैं। इसके बाद करीब 1 बजे के आसपास ये तीनों फिर वापस आते हैं। संध्या चुपके से नीचे आकर गेट खोल देती है, तब ये तीनों अंदर घुस जाते हैं, जहाँ संध्या कहती है कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं गेट पर ही खड़ी हूँ। और अंदर जाकर ये तीनों अपना खूनी खेल खेलते हैं और सभी को मार देते हैं। लेकिन
अमन बेहोशी की हालत में नहीं था तो वह सभी का विरोध करता है, लेकिन वह अकेला 17 साल का बच्चा भला इन तीनों से कब तक लड़ता, और अंत में बड़ी ही बेरहमी से वह अमन को भी मार दिया जाता है। सबको मारकर अब ये तीनों गेट से निकलते हैं तो 3,000 रुपए पकड़ाती है और वहीं स्कूटी की चाबी भी दे देती है, जिससे स्कूटी ये तीनों लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद संध्या गेट बंद करके चुपचाप छत पर जाकर सो जाती है। वहीं यह तीनों स्कूटी लेकर रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं, जहां पहले जैक कहीं उतर जाता है और आगे जाकर ये दोनों पानी की टंकी में अपने हाथ पैर धोते हैं और चाकू भी वहीं पास में नाले में ही फेंक देते हैं और चुपचाप ट्रेन पकड़कर गांव निकल जाते हैं। अब यह सुनने के बाद तो पुलिस वाले भी सदमे में आ जाते हैं कि कैसे कोई महिला इस हद तक नीचे गिर सकती है, अपने परिवार, अपने ही बच्चों को मार देती है। अब पुलिस वाले इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। जहां कपिल और दीपक दोनों ही नाबालिग होते हैं तो इन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और बहुत सारी सुनवाइयों के बाद 21 मार्च 2023 को कई सारी धाराओं के अंतर्गत इन दोनों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा मिलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस जघन्य अपराध के लिए और क्या सजा हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, आज की ये कहानी थी बनवारी लाल शर्मा की निर्मम हत्या को लेकर। किस तरह उसकी पत्नी के एक अवैध संबंध के चलते उसके पति और छोटे छोटे बच्चों तक को मार दिया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहे हमारे साथ इन्हीं सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।